नमस्कार दोस्तों। PYQ की सीरीज में राघव फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इस शानदार तैयारी चल रही है और उस शानदार तैयारी को और शानदार बनाने के लिए राघव फिजिक्स क्लास आपके साथ है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के PYQs लेकर आए हैं और पेपर के एनालिसिस से पता चला कि हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहे हैं और उसमें भी खास तौर से गॉस लॉ को लेकर इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत आसान टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस आसान टॉपिक को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे और दोनों क्वेश्चन आप पेपर के करके आएंगे। सबसे पहले हम 2011 सेकंड ग्रेड क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें कह रहा है कि यदि बंद सतह पर प्रवेश करने और छोड़ने वाला विद्युत प्रवाह φ1 φ2 है तो सतह के अंदर शुद्ध विद्युत आवेश कितना होगा। विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है और प्रवेश करने वाले को φ1 से लिखा है, बाहर जाने वाले को φ2 से लिखा है और आपसे आवेश पूछ रहा है। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि यदि फ्लक्स और आवेश की बात हो रही है, फ्लक्स और आवेश की बात हो रही है तो दिमाग में एक ही सूत्र आना चाहिए, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स और आवेश की बात हो रही है तो एक ही सूत्र आना चाहिए, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये नियम किसका है? ये गॉस का नियम है, ये गॉस लॉ है, गॉस का नियम है। ठीक है। अब इस सवाल में आप देखिए, आपको फ्लक्स दे रखा है और क्यू पूछ रहा है तो आप एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, तो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई। ओके। अब क्वेश्चन में दो बातें और हो रही है कि प्रवेश करने वाला फ्लक्स φ1 है और छोड़ने वाला फ्लक्स φ2 है। तो ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी के अंदर जो फ्लक्स आता है वो हम नेगेटिव लेते हैं और बॉडी से बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं, φ2। और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? दोनों को जोड़ देंगे तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। ठीक है। वापिस से समझिए, किसी भी वस्तु में यदि फ्लक्स आता है, अंदर प्रवेश करता है, उसे हम माइनस में लेते हैं और किसी बॉडी से जो फ्लक्स बाहर जाता है उसे प्लस में लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है? φ2 माइनस φ1। तो यहां पर हम फाई की वैल्यू रख देंगे तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट φ2 माइनस φ1 आपका आंसर होगा। ठीक है। आपका इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये गलत लिखा का गया, ये उल्टा आएगा, φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तय है कि जाने वाला फ्लक्स हमेशा प्लस में होता है, आने वाला फ्लक्स माइनस में होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से। एक चीज याद रखनी है कि यदि फ्लक्स और चार्ज की बात हो रही है तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को V वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। आवेशित बैटरी को हटाने के बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी एक कुचालक हैंडल के उपयोग से बढ़ाई जाती है। आपको बताना है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, उस पर कोई चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर स्टार्ट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। ध्यान रखिए, आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उसको एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाकर उसको चार्ज कर दिया। जब एक कैपेसिटर को बैटरी से लगाकर आपने चार्ज कर दिया तो कैपेसिटर का पोटेंशियल V आ जाएगा। जितना बैटरी का होगा उतना ही कैपेसिटर का आ जाएगा। अब सवाल ये कह रहा है कि अब हम इस बैटरी को हटा देते हैं। अब हमने इसको बैटरी से हटा दिया तो आपको ये याद रखना है कि बैटरी से हटा देने के बाद, बैटरी से संधारित्र को हटा देने के बाद, संधारित्र को हटा देने के बाद, हटा देने के बाद आपके Q कांस्टेंट हो जाता है, Q कांस्टेंट हो जाता है, Q नहीं बदलता है। यदि एक कैपेसिटर को बैटरी से रिमूव कर देते हैं, बैटरी से हटा देते हैं तो Q कांस्टेंट हो जाता है और Q कांस्टेंट होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपने इसे बैटरी से हटा दिया
तो इसका पोटेंशियल V है, V इसकी डिस्टेंस D है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब EVD में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है VED, V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED, ये आपका VED में रिलेशन है। अब ये कह रहा है कि आपको इस D को बढ़ाना है, आपको इस D को बढ़ाना है। अब आप इस D को बढ़ाएंगे, E तो चेंज होगा नहीं, E तो चेंज होगा नहीं, अभी बताया। तो आप D को बढ़ाएंगे तो V को भी बढ़ना पड़ेगा, आप D को बढ़ाएंगे तो V को भी बढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बढ़ता है। वापिस से समझ लीजिए कि बैटरी से संधारित्र को हटा देने के बाद उसके Q में परिवर्तन नहीं होता है, Q में परिवर्तन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो E आपका कांस्टेंट हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि D बढ़ा रहा है, दूरी बढ़ाना है। अब डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिए। अब आप एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए वो कहता है कि बैटरी से संधारित्र को नहीं हटाया है, बैटरी से संधारित्र को नहीं हटाया, बैटरी से लगा हुआ है, बैटरी और संधारित्र आपस में लगे हुए हैं और फिर दूरी बढ़ा रहे हैं। ये सवाल यदि पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता? तो ध्यान रखिए, जब तक संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है V कांस्टेंट रहता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, जब तक संधारित्र बैटरी से लगा हुआ है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और जब कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर देते हैं तब Q कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटर बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, V कांस्टेंट रहेगा, हट गया Q कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यदि आप D बढ़ाते तो भी V पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि वो जुड़ा हुआ है और आप इसका D बढ़ा देते तो V पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बढ़ता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया गया है। ठीक है, R1 R2 त्रिज्या के धातु के दो सकेंद्रीय गोलों पर आवेश Q1 Q2 R2 ग्रेटर देन R1 हो तो दोनों गोलों के मध्य R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? समझिए समझिए, एक गोला है, एक गोला है, इस पर चार्ज है +Q। ठीक है, तो आप ये समझिए, और धातु के हैं, धातु, धातु है। ठीक है, धातु है, तो जब इस पे +Q चार्ज होगा तो आप इसके पोटेंशियल देखिए तीन जगह, 1 2 एंड 3, तीन जगह आप देखिए, इसकी रेडियस R मान लीजिए। तो ध्यान रखिए, बाहर का जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा, सरफेस का होगा वो KQ/R होगा, और अंदर का भी KQ/R होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई मेटल का स्पेयर है, उस पे +Q चार्ज है, उसके सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो आप देखिए पॉइंट P बाहर है, तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा KQ/R, KQ/R। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता कि इसके सरफेस पर कितना होगा, तो देखिए सरफेस तक की डिस्टेंस बदल गई, R हो गई, तो बिल्कुल इजी हो गया KQ/R, KQ/R। बाहर KQ/R, सरफेस पर KQ/R, तो ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, केवल सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो गई। ठीक, आपको केवल थोड़ा इसका अंदर का ध्यान रखना है कि यदि कोई कंडक्टर स्पेयर है और उस पर Q चार्ज है तो वो चार्ज केवल स्पेयर की सरफेस पर रहता है, तो अंदर की तरफ जो V आएगा वो सरफेस के बराबर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अंदर का जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, चाहे वो अंदर किसी भी जगह पर रखा हुआ हो। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। तो समझिए, आप लिख सकते हैं कि किसी चालक गोले के अंदर का विभव, अंदर का विभव
सतह के विभव के बराबर होता है, सतह के विभव के बराबर होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसी भी चालक गोले के अंदर का विभव सतह के विभव के बराबर होता है और बाहर का विभव अलग होता है। और विभव का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। देखिए आपके मैं फॉर्मूले लिखता हूं। एफ का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक चार्ज हट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक डिस्टेंस कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। और एक चार्ज हट गया और एक आर हट गया तो V का फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर। बहुत आसान है फॉर्मूले याद करना। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का कुलाम बल का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसमें से एक चार्ज को आप हटा देते हैं तो बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक चार्ज हटा एफ ई में बदल गया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। यदि आप चार्ज नहीं एक आर कम करते हैं, आर स्क्वायर की जगह आर करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई, ये स्थितिज ऊर्जा बन गई, ठीक है। और यदि आप एक चार्ज भी कम करते हैं, एक आर भी कम करते हैं तो वो पोटेंशियल बन गया के क्यू अपॉन आर। बहुत आसान है। एक क्यू कम हुआ ई बना, एक आर कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी बना, एक आर और एक क्यू दोनों कम हो गया तो वी बन गया, पोटेंशियल विभव बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे सवाल पर आते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास दो स्फीयर है। हमें सवाल में दो स्फीयर दिया गया है, एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r2 है, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में P और इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। तो आप और देखिए क्या कहा है कि R1 वाले पर जो चार्ज है वो Q1 है, R2 वाले पर जो चार्ज है वो Q2 है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो छोटा गोला है R1 वाला, छोटे गोले के लिए P बाहर है, छोटे गोले के लिए P बाहर है, छोटे गोले के लिए P बाहर है। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, के छोटे गोले का चार्ज Q1 और जो डिस्टेंस है R, ठीक है। तो पहला तो ये V1 हो गया आपका। अब बड़े गोले के लिए देखिए, तो बड़े गोले के लिए P गोले के अंदर है, P गोले के अंदर है, बड़े गोले के लिए P गोले के अंदर है। और अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है कि गोले के अंदर का विभव सतह के विभव के बराबर होता है, सतह के विभव के बराबर होता है। तो जो दूसरा विभव है वो आ जाएगा K2 और सतह का विभव में रेडियस आता है, रेडियस आता है R2, ठीक है। इसमें स्मॉल r क्यों नहीं आया, क्योंकि P पॉइंट बड़े गोले के लिए अंदर आ रहा है और अंदर का विभव सतह के विभव के बराबर होता है। छोटे गोले में R1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि छोटे गोले में P पॉइंट बाहर आ गया और बाहर के लिए रेडियस नहीं आता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वही आती है, ठीक है। तो V1 में तो स्मॉल r आएगा और V2 के लिए कैपिटल R2 आएगा और टोटल के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 के Q1 अपॉन R प्लस के Q2 अपॉन R2 के आपने कॉमन लिया Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन R2, ये आपका ऑप्शन है। तो K की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R Q2 अपॉन R2। देखते हैं ये कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक Q हटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के Q अपॉन R स्क्वायर, एक R हटेगा के Q1 Q2 अपॉन R पोटेंशियल एनर्जी, एक Q और एक R हटेगा तो के Q अपॉन R V का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लास में आनंद भी आ रहा होगा, फॉर्मूलों का रिवीजन करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है E इक्वल टू पाई कैप 2J कैप, यूनिट है न्यूटन पर कूलम। YZ तल में स्थित 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका YZ तल है, ये Y मान लीजिए, ये Z मान लीजिए। तो YZ तल में क्षेत्रफल दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का SI इकाई में मान क्या होगा, आपको फ्लक्स निकालना है। तो देखिए फ्लक्स का अभी एक फॉर्मूला तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला गॉस के नियम का है, गॉस का नियम है, गॉस लॉ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब Q दिया है फाई पूछा है, या फाई दिया है Q पूछा है। जैसे आज हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें फाई दिया था, Q पूछा था। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो फाई का सूत्र आएगा E डॉट ए, E डॉट ए, E पर भी वेक्टर और A पर भी वेक्टर। तो ध्यान रखना है कि Q दिया है तो फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो फॉर्मूला है E डॉट ए। डॉट यहां पर स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो E की वैल्यू हमें स्पष्ट रूप से दी है, A की वैल्यू हमें दे रखी है 2, लेकिन हमें एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि जो ये आपने सरफेस बनाया है इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। तो YZ के परपेंडिकुलर कौन होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स अक्ष होता है। YZ के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। YZ के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो आपका एरिया वेक्टर क्या आएगा भाई, तो आप लिखोगे 2 और आई कैप, आपने डायरेक्शन लगा दी, और यूनिट तो मीटर स्क्वायर है। अब आपके पास ई वेक्टर की भी वैल्यू है और ए वेक्टर की भी वैल्यू है। आप दोनों वैल्यू रखेंगे तो फाई इक्वल टू 5 पाई प्लस 2J डॉट 2I। हमने ए की वैल्यू रख दी 5 पाई प्लस 2J, और हमने ए की भी रख दी 2I। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट में केवल I को I से ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यदि आप J को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, I डॉट I 1 हो जाएगा, और J और I को तो करना ही नहीं है, और करेंगे तो भी 0 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आपके ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि फ्लक्स निकालने का पहला फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें चार्ज दे रखा है। दूसरा फॉर्मूला है E डॉट ए, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और फिर फ्लक्स पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आगे बात समझ में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए परिपथ में 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र में प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। इन द फिगर बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी। आपको यहां पर यह बताना है कि 2 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप यहां पर ये बैटरी बना रहे हैं और उसके बाद एक कैपेसिटर है, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर है, उसके बाद नीचे भी एक कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी 1500 वोल्ट की है, बैटरी 1500 वोल्ट की है। 1500 वोल्ट की बैटरी है। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है, दूसरे का 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड। और आपको ये बताना है कि 2 माइक्रोफैरड इसका पोटेंशियल कितना है, कि इसका V कितना आएगा इस वाले का, ठीक है। देखिए एक तो चीज आप ये याद रख लीजिए, एक तो नोट कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का विभवांतर समान होता है।
का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का विभवांतर समान होता है, इसका मतलब जो विभवांतर 2 का होगा वही विभवांतर 3 का भी होगा। तो यदि इस सवाल में 2 की जगह 3 का पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और 3 का ना पूछ के 2 का पूछा है तो भी आंसर सेम रहे। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का विभवांतर सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। अब टोटल चार्ज के लिए आपको इसका सी नेट निकालना पड़ेगा। तो आप एक चीज देखिए कि 2 और 3 समांतर क्रम में है, इसलिए 2 और 3 की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 2 और 3 की तुल्य धारिता, 2 और 3 की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो समांतर क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 5 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो 2 और 3 की तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो नया डायग्राम बनेगा वो ऐसा हो जाएगा। उसमें आपको 4 नहीं केवल 3 ही कैपेसिटर नजर आएंगे। पहला 12 वाला, दूसरा 20 वाला, और इन दोनों की जगह 2 और 3 का उठाकर आपने एक ही लगा दिया 5 माइक्रोफैराड का। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 12, 5 और 20 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका सी नेट कितना होगा? तो इनका सी नेट का फॉर्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। इनका एलसीएम लीजिए आप, तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 3, तो ये 20/60, इट मीन्स 1/3। तो सी नेट की वैल्यू इसकी आ जाएगी 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है आप चाहो तो इन तीनों कैपेसिटर को हटा दो, उसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको सी नेट मिल चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज क्या होता है कि Q इक्वल टू CV। तो C कितना आया आपका? 3, और V कितना है आपका? 1500। तो आपका टोटल चार्ज आ गया 4500 माइक्रोग्राम, क्योंकि C की यूनिट माइक्रो में ही चल रही है। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज चल रहा है? 4500। तो वो 4500 इस 12 को भी मिलेगा, इस 5 को भी मिलेगा और इस 20 को भी मिलेगा। ठीक है, वो 4500 इस 12 को भी मिलेगा, इस 5 को भी मिलेगा और इस 20 को भी मिलेगा। हमारे काम के लिए केवल 5 वाला है, हमारे काम के लिए केवल 5 वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसका पोटेंशियल निकाल लो। अब 5 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल, तो ध्यान से देखो, V निकालने का फॉर्मूला हो गया Q/C। तो V निकालने का फॉर्मूला हो गया Q/C। तो Q कितना है आपका? 4500 माइक्रोकुलाम, और C कितना है बेटा आपका? 5 माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया और ये इससे 900 बार कट गया, तो V इक्वल टू 900 वोल्ट। V इक्वल टू 900 वोल्ट, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये 900 वोल्ट तो 5 का आया है। बिल्कुल 5 का आया है, लेकिन मैं आपको ये बताने शुरू में ही बता दिया था कि ये पैरेलल है, तो जो 2 का होगा वही 3 का होगा। यदि आप इस 5 को 2 और 3 में तोड़ेंगे तो इनका पोटेंशियल भी 900 ही रहेगा। पैरेलल ऑर्डर में विभवांतर समान होता है, पैरेलल ऑर्डर में विभवांतर समान होता है। तो आपने इस 5 माइक्रोफैराड का जो आंसर निकाला है पोटेंशियल का, वही आंसर आपका 2 का होगा, वही आंसर आपका 3 का होगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने 2 और 3 की क्या निकाली? तुल्य धारिता। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 आ गया। फिर हमने क्या किया? इन दोनों को हटाकर एक ही लगा दिया 5 का। तो आप देखेंगे 12, 5 और 20 किस में आ गए? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3। तो श्रेणी क्रम में तो C1 C2 C3 की वैल्यू हमने पुट करी, एलसीएम लेके सोल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन, तो आपका 3 माइक्रोफैराड आ गया। तो जब आपको सी नेट मिल गया तो आप टोटल चार्ज निकालेंगे।
तो टोटल चार्ज के लिए सी नेट आपने 3 रख दिया, और आपको जो बी दे रखा है 1500 रख दिया, तो 4500 माइक्रोकुलाम है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है कि जो पहले कैपेसिटर को मिलेगा वही सबको मिलेगा, यानी चार्ज सभी में सेम आएगा। तो इस 5 माइक्रोफेरेड वाले को कितना चार्ज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर इसको भी 4500 मिलेगा। तो इसके पास चार्ज कितना आ गया भाई, 4500 आ गया। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 5 है। धारिता कितनी है, 5 है। तो V निकालने का फॉर्मूला Q अपॉन C यहीं से निकाला है, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q कितना लिख दोगे, 4500, C कितना लिख दोगे, 5, तो कट गया, तो 900 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आवेश Q का एक बिंदु कण एक घन के भीतर रखा गया है, ओके, पर इसके केंद्र पर नहीं। ये काम की बात है, उसके केंद्र पर नहीं। घन के किसी भी एक पार्श्व से विद्युत अभिवाह, पार्श्व मतलब एक सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन साइड ऑफ क्यूब, एनी वन साइड ऑफ क्यूब। टोटल फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, केवल एक सरफेस का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज समझिए, आपको चार्ज दिया है, फ्लक्स पूछा है, चार्ज दिया है, फ्लक्स पूछा है, क्यू दिया है, फाई पूछा है, फाई पूछा है। कौन आएगा, गाउस आएगा, गोस आ जाएगा। तो गोस के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो ये जो फाई है, ये टोटल फ्लक्स है भाई, ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स का मतलब आप ध्यान रखना, ये क्यूब है, एक क्यूब है, घन है। तो क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होता है। तो ये जो आपका फाई आया है वो 6 सरफेस से आया है, ओके, 6 सरफेस से आया है। ठीक है, अब देखिए जब टोटल फ्लक्स की बात होती है तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता। टोटल फ्लक्स में यह डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज अंदर कहाँ रखा हुआ है, चार्ज अंदर कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, वो उतना ही रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल चार्ज नहीं है, यहाँ पर टोटल फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक पार्श्व से, एक पार्श्व से। अब एक पार्श्व का निकालना है तो इसको समझिए, उसका आप समझिए, ये लाइन बहुत काम की है, ये लाइन बहुत काम की है। आप इसको समझने के लिए यूं समझिए, फ्लक्स को समझिए लाइट से। आपने एक बल्ब लिया और उसको जला दिया, तो उसकी जो रोशनी बाहर आ रही है, उसे आप फ्लक्स कह दीजिए, एक बल्ब जला दिया और उसकी जो रोशनी बाहर आ रही है वो क्या कहला रही है, फ्लक्स कहला रही है। ठीक है, अब यदि ये बल्ब बीचों बीच होता तो इसकी रोशनी सभी सरफेस से बराबर आती, लेकिन यदि आपने इस बल्ब को सेंटर में ना रखकर कॉर्नर पे रख दिया, तो जिसके पास में होगा उसमें ज्यादा रोशनी जाएगी और दूर वाले में रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यदि आपने सेंटर पे रखा तो इसकी रोशनी सभी सरफेस से बराबर जाएगी, लेकिन यदि आपने इसको सेंटर में ना रखकर किसी साइड में शिफ्ट कर दिया तो इसकी रोशनी अलग अलग सरफेस से अलग अलग जाएगी। तो वो का वही काम इसमें चार्ज में है। तो मैंने ये कहा कि यदि आप सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हो, सरफेस से फ्लक्स इक्वल होता यदि Q सेंटर पर होता, सरफेस से फ्लक्स बराबर होता यदि Q सेंटर से होता, क्योंकि Q सेंटर पे होता तो उसकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती, सभी सरफेस से बराबर निकलती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कहा है कि उसके केंद्र पर नहीं है, किसी साइड में है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सरफेस के पास में रखा हुआ है या सरफेस से दूर रखा हुआ है। और पास में रखा हुआ है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से जाएगी, इसका फॉर्मूला गोस ने नहीं दिया।
गोस ने जो फॉर्मूला दिया है वो टोटल फ्लक्स के लिए दिया है। गोस ने जो फॉर्मूला दिया है टोटल फ्लक्स के लिए दिया है, और टोटल फ्लक्स मतलब टोटल लाइट। अब टोटल लाइट का मतलब किसी भी दीवार से ज्यादा जाए किसी से भी कम जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने एक सरफेस की बात कर दी और दूसरी बात एक है कि वो सेंटर पे नहीं है। तो भैया जो सरफेस है वो चार्ज के पास में है या दूर है? पास में है तो उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, दूर है तो उसका फ्लक्स कम होगा। और इसके बारे में गॉस का नियम कोई जानकारी नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। इसमें बच्चा आंसर, कई बच्चे Q/6 एप्सिलॉन नॉट करके आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, Q/6 एप्सिलॉन नॉट मेरे इस सेकंड पॉइंट के थ्रू आंसर आएगा। सेकंड पॉइंट में मैंने बोला है कि सरफेस से फ्लक्स बराबर होता यदि Q सेंटर पे होता। सरफेस से फ्लक्स बराबर होता यदि Q सेंटर पे होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 सरफेस पर बराबर डिवाइड होती। यदि Q सेंटर पे होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 बराबर भागों में डिवाइड होती। तो ध्यान से पढ़ा करो भाई। Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये तब होता जब ये सेंटर पे होता। तो इस चीज को ध्यान आपको देना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रहती है तो आप राघव फिजिक्स क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए गिवन चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस experience a force F if the distance of the charge from the dipole is double the force acting on the charge will be। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सबको पता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और बीच का डिस्टेंस d, बीच का डिस्टेंस d, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। दो चार्ज होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, बीच की डिस्टेंस होगी d, और इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है p, उसका फॉर्मूला होता है qd। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ये प्लस और ये माइनस, ये Q ले लेते हैं, इसके सेंटर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। क्या होता है? 2kp/r³। ठीक है, और यदि आप इक्वेटर पर जाते हैं, निरक्ष पे जाते हैं तो बस 2 को हटा दीजिए, kp/r³। अब इसमें आपको P मैं बता चुका हूं क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है भाई? द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, और r क्या है? डिस्टेंस है। r क्या है? डिस्टेंस है। कहां से? मिड पॉइंट से। ये वाली डिस्टेंस आपकी r है, ये वाली डिस्टेंस भी r है। तो एक चीज तो आप ये देख लीजिए कि जो निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अक्ष का आधा होता है। तो लिख सकते हैं हम ये, समान दूरी के लिए निरक्ष का विद्युत क्षेत्र अक्ष के विद्युत क्षेत्र का आधा होता है। विद्युत क्षेत्र का आधा होता है, बिल्कुल। अब उल्टा मत बोल देना कि उल्टा भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। निरक्ष का दुगना होता है। यदि ये आधा है तो ये दुगना है, ये 10 है तो ये 5 है, ये 50 है तो ये 100 है। ठीक है, तो सवाल में ये वाली बात नहीं है, सवाल में बल की बात हुई है। अब बल की यदि हम बात करें, विद्युत बल की हम बात करें, तो विद्युत बल के आप दो फॉर्मूले रट ले। अभी एक थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, KQ1Q2/r², ये कूलाम बल है, KQ1Q2/r²। और एक फॉर्मूला आप रट ले QE, एक KQ1Q2/r², एक F बराबर QE। ठीक है, ये कूलाम बल है। इसमें मैंने अभी 4 चीजें बताई थी आपको। यदि इसमें से आप एक चार्ज हटा दे, Q हटा दे, तो KQ/r² इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आप इसमें से एक R हटा दे, KQ1Q2/r पोटेंशियल एनर्जी। आप एक चार्ज और एक R हटा दे, KQ/r विभव। एक ही सूत्र से 4 सूत्र आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है QE। तो जब आपको दो चार्ज दिया है तो ये वाला दिमाग में आना चाहिए, KQ1Q2/r²। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए QE। जब दो चार्ज दे रखा है तो KQ1Q2/r², और जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो QE। अब आपको यहां पर बोला है द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर आवेश F अनुभव करता है। तो द्विध्रुव देते ही मुझे E का पता लग गया, द्विध्रुव देते ही मुझे E का पता चल गया। और कहां पर पूछ रहा है? अक्ष पर, और अक्ष का E कितना है? 2kp/r³।
2kp अपॉन आर क्यूब। अब यहां पर मैंने एक चार्ज को बैठा दिया Q को, मैंने एक चार्ज को बैठा दिया Q को, तो मेरा फोर्स क्या लगेगा QE, और आप E की वैल्यू इसमें रख दीजिए 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है साहब, यहां तक की बात हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि दूरी को दुगना कर दो, दूरी को दुगना कर दो, तो दूरी को दुगना कर दिया, तो बताओ अब बल कितना होगा। तो पूरी स्टोरी में इस Q के ऊपर कोई बात नहीं, 2 पे कोई बात नहीं, K पे कोई बात नहीं, P पे कोई बात नहीं, आपके केवल F और R की बात हो रही है, आपके केवल F और R की बात हो रही है। तो आप क्या लिख देंगे भाई, F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1। अब R उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R को उल्टा लिख दीजिए, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ठीक है, अब आप आ जाइए, F2 मुझे निकालना है, F1 मुझे कितना दिया है, कितना दिया है भाई, F2 F ही दिया है तो F लिख दिया हमने। R1 कितना दिया है, R दिया है तो R क्यूब है। R2 कितना है, दुगना, दुगना यानी कि 2R का क्यूब कर दिया। वापिस से देखिए, F2 अपॉन F1 उल्टा लिखा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। बाकी को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बाकी को पूछा ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो डिवाइड करेंगे तो वो सब कट जाएंगे। ठीक है, F2 मुझे निकालना है, पहला फोर्स F है, पहली डिस्टेंस R है, दूसरी डिस्टेंस 2R है, तो आप इसे सोल्व कीजिए, F2 अपॉन F R क्यूब, और 2R का क्यूब 8, R क्यूब से R क्यूब कट गया, F ऊपर चला गया, तो ये आंसर F/H आ जाए। बहुत प्यार से बी ऑप्शन आ गया, कुछ भी नहीं है, ये तो समझाने के लिए इतना बताया गया है, नहीं तो ये तो डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए F R क्यूब के है, और E भी R क्यूब पर ही डिपेंड करता है। तो इस पूरे सवाल को तो मैं ऐसे देख के 1 सेकंड में बता देता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आप R को डबल करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/8 आएगा, तो E 1/8 हो गया, तो F भी 1/8 हो गया। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और फोर्स के दो फॉर्मूले, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जब दो चार्ज दे, और F इक्वल टू QE जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे हिसाब से डायग्राम गलत छप गया, एक्चुअल डायग्राम इसका होना चाहिए, पेपर में ये इलेक्ट्रिक क्या, ये जो सर्किट बना था इंग्लिश वर्जन में गलत था, जो हिंदी मीडियम में जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर V है, ये कैपेसिटेंस C है, और इसकी कैपेसिटेंस C/4 है, और यही इसका सही डायग्राम है। हिंदी वर्जन में डायग्राम ये था, इंग्लिश वर्जन में ये डायग्राम। तो आपको ये एक सर्किट दिया है और पूछा है देन द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर, यानी कि दोनों कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से C संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। आप इसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के थ्रू याद कर लो। यदि गाड़ी चल रही है तो हाफ mv स्क्वायर, और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो हाफ CV स्क्वायर। यदि गाड़ी चल रही है तो हाफ mv स्क्वायर, और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है कि V वोल्ट की बैटरी है साहब, V वोल्ट की बैटरी है, और उससे आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस C है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको मतलब बैटरी को करना पड़ेगा हाफ CV स्क्वायर। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब दो कैपेसिटर है तो दो वर्क होंगे, दो कैपेसिटर है तो दो वर्क होंगे। तो एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने और बताया था कि यदि दो कैपेसिटर, यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो संधारित्र, या दो संधारित्र क्या,
जो भी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनका V समान होता है, उनका V समान होता है, उनका पोटेंशियल समान होता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि ये दोनों C और C/4 V वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V होगा और इस वाले पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। दोनों का V क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको सीधी सी बात है, दो कैपेसिटर है तो दो वर्क होंगे। तो पहले वाले का क्या वर्क होगा? तो अभी अभी आपने बताया कि C है, V है, तो पहले वाले का तो बिल्कुल हाफ CV² ही आएगा। जो पहला वर्क आएगा वो हाफ CV² ही आएगा। अब दूसरे वाले का वर्क क्या आएगा? दूसरे वाले वर्क का आएगा हाफ C की जगह आ जाएगा C/4 और V की जगह V, तो ये हो जाएगा CV²/8। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हाफ CV² प्लस 1/8 CV², तो क्या एलसीएम आ गया? 8 आ गया, तो 4 CV², तो 5 CV²/8, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि यदि एक V वोल्ट की बैटरी से C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वर्क होता है हाफ CV²। V वोल्ट की बैटरी से C धारिता वाले संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य हाफ CV² होता है। और दूसरा, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों कैपेसिटर का V सेम होगा और वो दोनों बैटरी के इक्वल है, पैरेलल बैटरी के पैरेलल है तो उनका बैटरी के इक्वल ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक आवेश QR त्रिज्या के गोले गांव से पृष्ठ से परिबद्ध, यदि गोले सतह की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो सतह से पारित विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फिर गॉस नियम से आ गया, फाई बराबर Q/ε0। मैंने ये कहा है कि ये Q गोले के अंदर होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आपने इतना सा पृष्ठ लिया तो आपकी वैल्यू ये आएगी, यदि आपने इसको इतना बड़ा कर दिया तो भी वैल्यू यही आएगी। इस फॉर्मूले में कहीं पर एरिया रेडियस का कोई लेना देना ही नहीं है, साइज का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, ठीक है, नंबर 1 आकार पर, आकृति पर, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बाहर के आवेश पर, बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स है आकार पर, आकृति पर, आवेश की स्थिति पर और बाहर रखे आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु, दो क्वेश्चन आए हैं कि एक साथ, दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में जोड़े हैं। इस संयोजन को 12 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तुल्य धारिता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह का ये क्वेश्चन है कि साहब एक 12 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है और ये भी 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, 12 के वो सीरीज में है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समांतर क्रम में धारिता, समांतर क्रम में धारिता, तो ये हो जाता है C बराबर C1 प्लस C2, 2 प्लस 2 यानी कि 4। कितना आ जाएगा? 4। तो हम इस दोनों कैपेसिटर को हटा देते हैं, तो ये 12 ये 4। अब देखिए ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, तो आपको इन दोनों का सी नेट निकालना है। तो जब दो कैपेसिटर हो, जब दो कैपेसिटर हो और सी नेट निकालना हो तो आपको डायरेक्ट करना है दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों का टोटल, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का टोटल। 4 से 16 4 बार, 4 से 12 3 बार, तो इसका आंसर 3 माइक्रो फैरड हो जाएगा, पहला ऑप्शन।
पहला ऑप्शन हो जाएगा 3 माइक्रो फेरड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ही है, पेज में है। ओके ओके, वो गलत हो गया था, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। अभी हमने बता दिया आपको। 2 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है, 12 माइक्रोफेरड है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, डायग्राम आप देख लीजिए वापस इस तरह से, और 2 माइक्रोफेरड का आप इस तरह से, और आप इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कितना है? 2, और ये भी 2, और ये है 12। तो 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 4, और 4 और 12 का सीरीज हो जाएगा 12 इंटू 4 और 12 प्लस 4, तो 48/16। तो आंसर 3 माइक्रोफेरड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, कूलाम बल। अब आप देखिए, आपको 2 चार्ज दिए हैं, 2 आवेश दिए हैं, 2 आवेश दिए हैं, और एफ पूछ रहा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है K(Q1Q2)/R²। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। और आर आपको दे रखा है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर देके 19 और 19 38, 38 में से 9 गया तो ये बच गया 29। नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 भी किधर चला गया? ऊपर। और 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -20। ठीक है, और -20 ऊपर चला गया, तो 9 चौक 36, 1.6 और 1.6 2.56, 2.56, और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9। अब 36 को 2.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसके अप्रोक्स आंसर 10 की पावर -9, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब अट्रैक्शन है, और आपको ये ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन फोर्स नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर आपका 10 की पावर -8। मैंने विदाउट कैलकुलेशन क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं यहाँ पर पावर देख रहा हूँ 10 की पावर -9 है, तो ये पहला और सी ऑप्शन सेम है। 10 की पावर -18 का हो नहीं सकता। माइनस वाला क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेगेटिव अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन को नेगेटिव से ही शो करते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 सेमी त्रिज्या के गोले का कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है, तो आपको क्यू दे दिया 1 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब 10 की पावर -6 कूलाम, और आपको जो रेडियस दी है वो 10 सेमी दे दी, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया। इस गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र, तो आपको याद रखना है कि गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र, गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र, गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र उसकी सतह पर होता है, उसकी सतह पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र उसकी सतह पर होता है, और वो होता है KQ/R², =KQ/R²। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 10 की पावर -6, और R आपका है 10 इंटू 10 की पावर -2, कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो ऊपर 9, 10 की पावर 9 में से 6 गया तो प्लस का 3, नीचे आ गया माइनस का 2, ऊपर लेके जाएंगे प्लस, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। और आपका ये कौन सा ऑप्शन बैठता है? बी ऑप्शन बैठता है। तो मैंने आपको बताया था
क्या बताया कि यदि कोई गोला है और उसका अधिकतम विद्युत क्षेत्र पूछा है तो वो उसके सरफेस पे होगा। सरफेस का फॉर्मूला AQ/R² होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, ये आपका φ1 है प्रवेश करने वाला, तो -2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। प्रवेश करने वाले को माइनस में लेते हैं और बाहर आने वाला φ2 वो है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। आपसे आवेश, तो मैंने आपको बताया है फाई दे रखा है, फाई दे रखा है और क्यू पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, गॉस नियम लग जाएगा, फाई = Q/ε0, तो Q = φε0। तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 में -2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 × 10⁻³ तो आप यहाँ पर फाई की जगह वैल्यू रखेंगे 6 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 8.85 10⁻⁻12। ये ε0 की वैल्यू है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो इसको अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर ये माइक्रो में दे रखा है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 6 पंजे 30, 3 48, 3 51, 5 48, 3 51, 5 56 और 10⁻⁻9, तो ये 56.10 आ गया, ठीक है। अब 56.10 आ गया और आपके आंसर सारे माइक्रो में दे रखे हैं, तो माइक्रो में दे रखे हैं मतलब 10⁻⁻6 होना चाहिए। 10⁻⁻6 है तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर +3 करना पड़ेगा, यहाँ पर +3 करूंगा तो -6। तो आपको याद रखना है कि जब पावर में प्लस होती है, पावर को जब प्लस करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। जब पावर लेफ्ट प्लस करना चाहते हैं तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। आपको कितना प्लस करना है? +3, तो आपको 3 पॉइंट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो 2 ही पॉइंट है, 6 और 5, तो सीधी सी बात है मुझे 1 पॉइंट और लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, तब आपका ये जो वैल्यू है -6 होगा। तो आपका आंसर 0.056 माइक्रो कूलाम होगा, और 56 नहीं है तो वो अप्रोक्स 53 आपका डी आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आप एक चीज देख सकते हो कि गॉस लॉ के काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, फाई देकर क्यू, क्यू देकर फाई, और स्थितियों को लेकर उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समान परंतु विपरीत आवेशों की 2 समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। ठीक है, आप 2 प्लेट ले लीजिए साहब, आपने 2 प्लेट ले ली, दोनों पर आवेश बराबर है Q और Q, और एक -Q है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो ध्यान रखिए इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, बाहर 0 होगा, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है कि किसी भी आवेशित पृष्ठ के कारण, आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? σ/2ε0 होता है, σ/2ε होता है। सिग्मा आपका यहाँ पर Q/A को कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को कहते हैं। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। यानी कि इस +Q की डायरेक्शन बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इस तरह से लंबवत होगी ऐसे, और इधर भी होगी, और इसकी वैल्यू होगी σ/2ε0, यहाँ पर भी σ/2ε0 और यहाँ पर भी σ/2ε0। प्लेट ही एक ऐसा तरीका है, पृष्ठ ही एक ऐसा तरीका है जिससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। चाहे आप पास में ले लीजिए चाहे दूर ले लीजिए, विद्युत क्षेत्र सेम आएगा प्लेट का, ठीक है। अब इसी तरह माइनस का ले लीजिए,
अब माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी इतना ही होगा, लेकिन माइनस का क्या होगा, आता हुआ, माइनस का क्या होगा, प्लेट की तरफ आता हुआ, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ होता है। अब ये इधर से माइनस में इसकी तरफ आएगा, और आएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वापिस से समझिए, आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, प्लस की डायरेक्शन जाती हुई होती है, माइनस में डायरेक्शन आती हुई होती है। अब आप इस पूरे डायग्राम में देखिए, ये इस प्लेट के बाहर की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये एक दूसरे को घटाएंगे यानी कि काटेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह इधर की प्लेट के बाहर देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन फिर अपोजिट हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन प्लेट के बीच में आप देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो पहला आपका दे रखा है वो यही दे रखा है, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और बाहर की तरफ 0 होता है, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि मध्य इतना होता है, 2 नहीं होता है, क्योंकि वो सिग्मा अपॉन हो जाता है, बाहर 0 होता है, तो दूसरा गलत। मध्य बाहर, बाहर तो होता ही नहीं है, गलत, और मध्य और बाहर परिणामी गलत, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक आवेश क्यू एक घन में परिबद्ध, उसके फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, ये फिर वही आ गया, और ये मैंने बढ़ते ही बताया था कि टोटल फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसने आपको ये नहीं बताया कि सेंटर पे है क्या है, तो जब आप नहीं बताएंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि Q आपके सेंटर पर है। Q कहाँ पर है, सेंटर पर है, तो ऐसी स्थिति में एक पृष्ठ के लिए, एक फलक के लिए आपका आंसर आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 आवेश 4Q, Q और QL लंबाई की सीधी रेखा पर रखे हुए हैं। ये आपकी एक सीधी रेखा हो गई, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ मिड पॉइंट पे L/2 है, और यहाँ पर L। ठीक है, जो 0 है यहाँ पर आपका चार्ज है 4Q, और जो L/2 है यहाँ पर चार्ज है कैपिटल Q, और जो L पर है वहाँ पर चार्ज है स्मॉल q। ठीक है, Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। आप ये चाहते हैं कि इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, तो Q पर पहले आप देखिए, Q पर 4Q और Q के कारण बल लगेगा, और Q के कारण बल लगेगा, पहली बात। ठीक है, Q के कारण बल लगेगा, तो पहली बात इस पर 2 बल लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे। अब आप कह रहे हैं कि वो शून्य हो जाए, तो शून्य होने के लिए सीधी सी बात है, दोनों बल बराबर होने चाहिए, दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप दोनों बल को बराबर कर दीजिए, तो बराबर करने के लिए आप इन दोनों के बीच में लगाइए, तो K, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4Q², और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की आप ले लीजिए L, तो ये हो जाएगा L²। नंबर 2, अब इन दोनों पे लगाइए, तो K, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए QQ, और बीच की दूरी L/2, और L/2 का स्क्वायर हो जाएगा L² अपॉन 4। आप देखिए K ने काटा, एक Q भी कट गया, और L² भी कट गया, और 4 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो इधर आ गया 4Q, और इधर क्या आ गया, 4 कैपिटल Q, तो 4 से 4 कट गया, तो Q की वैल्यू आ गई Q। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि साइन क्या होगा, तो देखिए 4Q प्लस में है, और ये भी Q प्लस में है, और एक जैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो 4Q फोर्स लगाएगा
उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैपिटल क्यू के फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, कैपिटल क्यू की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तो इधर होनी चाहिए, तो इसको ये अपनी तरफ खींचे और खींचेगा अपोजिट, तो ये क्यू माइनस में होना चाहिए, तो क्यू माइनस में होना चाहिए मतलब माइनस क्यू, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ठीक है, एफ नेट जीरो करने के लिए दोनों फोर्स बराबर किए, और नेचर के लिए हमने देखा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक आवेशित तेल की बूंद इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ध्यान रखना है वोल्ट अपॉन मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है, वह न तो नीचे गिरती है न ऊपर उठती है, तो तेल की बूंद पर आवेश कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये बूंद ऐसे हवा में रुक गई, अब ये स्थिर हो गई, स्थिर हो गई, तो ध्यान रखिए कोई भी वस्तु साम्यावस्था में तभी रहती है, वस्तु साम्यावस्था में तभी रहती है जब एफ नेट जीरो हो, जब एफ नेट जीरो हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब रहता है जब उसका एफ नेट जीरो हो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, क्योंकि मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो नीचे की तरफ mg लगे, तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ आपका क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए QE, तो ये बैलेंस में रह सकती है, तो सीधी सी बात है आप इसे लिख सकते हैं QE बराबर mg, और अब आपको केवल Q निकालना है और कैलकुलेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। m की वैल्यू आप लिखेंगे 9.9 10⁻⁻15, g की वैल्यू आप 10 कह रहे हैं, और इसकी वैल्यू बोल रहे हैं 3 × 10⁻, तो ये हो जाएगा 3.3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻18 कूलाम, 3.3 10⁻⁻18 कूलाम, आपका ए ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में तब रहती है जब एफ नेट जीरो हो, mg नीचे लगेगा, QE ऊपर की तरफ लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। E नोट V नोट किसी कंडक्टर, काम की बात यही वर्ड है क्योंकि इस पे काम होता है, कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक विभव है, तो इन राशियों के लिए चालक के आयतन पर सही कथन चुनिए। ठीक है भाई, कंडक्टर है, अब यदि आप कंडक्टर स्फीयर की बात करते हैं, यदि चालक गोले की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना जो मैं बता चुका हूं, चालक गोले के अंदर विभव सतह के बराबर होता है, सतह के बराबर होता है। नंबर 3 आपको ये याद रखना है, चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता है, चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई कंडक्टर स्पेयर आपने ले लिया, कोई मेटल स्पेयर आपने ले लिया और आपने उसको चार्ज दिया, तो वो चार्ज केवल उसकी सरफेस पर ही रहेगा। अब चूंकि चार्ज उसकी सरफेस पर रह गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल आएगा और वो उसके सरफेस के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है ई नोट नियत है, वी नोट परिवर्तनीय है, तो ये तो बात गलत है। क्यों? क्योंकि वी कांस्टेंट है, ई तो अंदर 0 है, संपूर्ण आयतन में ई नोट अशून्य है, नॉन जीरो है, तो भैया 0 ही 0 है, नॉन जीरो नहीं है, 0 है, अंदर
हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चालक में सभी जगह V नॉट नियत है, ये बात बिल्कुल सही है। अंदर से लेकर बाहर सरफेस तक इसका आंसर KQ/R है। और V नॉट चालक के केंद्र से सतह तक परिवर्तित होता है, ये बात भी गलत है। तो आप यदि कंडक्टर स्पेयर के लिए 3 पॉइंट याद रखते हैं तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए संयोजन में A और B के बीच की तुल्य धारिता निकाल। ठीक है, तो देखिए पहली चीज आपको ध्यान रखना है, यदि N संधारित्र समान धारिता के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता C/N होती है। मतलब आपने बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे एक लाइन में जोड़ दिए, मान लो, और इनकी सबकी वैल्यू C है, तो 3 है मान ले, तो इनका जो C नेट आएगा वो C/3 आएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। आप यहां से चलिए, तो ये 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 2/2, क्योंकि इसकी धारिता कितनी है 2 और संख्या भी कितनी है 2, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए 1। तो आप इन दोनों को मिटान कर एक ही बना देंगे, जिसकी धारिता कितनी होगी 1। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 माइक्रोफेरेड का ही जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब ये दोनों किस ऑर्डर में आ गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में आ गए तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 1 2। तो कहने का मतलब है, समझिए, ये दोनों मिलकर 1 हो गए, जो 1 आया वो इस 1 के साथ मिलकर क्या हो गया 2। अब इन सब का हो गया 2, तो फिर आप देखिए ये जो 2 है इस 2 के साथ किस कॉम्बिनेशन में आ गया, फिर सीरीज में आ गया, तो ये 2 और ये 2 मिलकर फिर कितना हो गया 1। और वो जो 1 आया है वो इसके साथ किसके साथ आया, पैरेलल, तो पैरेलल के साथ आया, तो ये फिर मिलकर कितना हो गया 2। ये 2 इस 2 के साथ किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज, तो 2 और 2 का कितना हो गया 1, और 1 और 1 फिर आपके पैरेलल में आ गया, तो ये फिर कितना बन गया 2। तो फाइनली 2 और 2 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा 1। इसको यदि मैं डिटेल से करूं तो बहुत लंबा चला जाएगा, बाकी आप इसे समझने की कोशिश करें। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वापिस से देखें आप। सबसे पहले आप इस 2 और इस 2 को देखें, बस, और किसी को ना देखें। तो हमारा फॉर्मूला है कि यदि सारे कैपेसिटर सेम है तो उनकी धारिता C/N, तो यहां पर हो जाएगी C का मतलब 2 और N भी 2 है तो 1 हो जाएगी। ये दोनों 1 हो गए। अब ये जो 1 है इसको मिटान दीजिए और इसकी जगह एक कैपेसिटर बन गया जिसकी धारिता 1 है, वो 1 इस 1 के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 1 और 1 फिर 2। तो इसका मतलब है मैं ये इस पूरे ब्लॉक को हटा दूं, इस पूरे ब्लॉक को हटा दूं, तो इसकी जगह मुझे कितनी धारिता लगानी पड़ेगी 2। और आप देखिए इसको हटाते ही आप जो डायग्राम बनाएंगे हूबहू ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पूरे को हटाकर आपने 2 का लगा दिया, देखो ये 2 लगा दिया, ये वाला मुझे बनाना ही पड़ेगा, ये वाला 1 बनेगा ही, और ये 2, ये 2 और 1। तो आप देखिए जो हिस्सा अठा है हूबहू वो बन गया। तो आप इस सिस्टम से आगे चले जाएंगे तो जब यहां तक ये फॉर्मूला सोल्व होगा तो इसका पूरे का आंसर कितना निकल के आएगा 2, और 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो C/N के फॉर्मूले से 2/2 1। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में, इसलिए ये अभी एक क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को और कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।